हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 14th ऑफ जनवरी 2024। तो संडे का स्पेशल दिन है और स्पेशल एनालिसिस रहती है। और हमने आपको पहले बताया आप ये एनालिसिस जरूर रेफर कीजिए क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे आज खबर आई उसको देखते हैं। अयोध्या मॉस्क टू बी बेटर देन ताज। तो जो पैनल बनाया गया है ये मॉस्क बनाने के लिए, इट एम्स एट बिल्डिंग वन ऑफ इंडिया बिगेस्ट मॉस्क विच विल होस्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कुरान। तो कंस्ट्रक्शन जो है इस साल शायद मानी जा रही है कि शुरू हो जाएगी। ये नया डिजाइन जो है तैयार किया गया अयोध्या मॉस्क के लिए और इसमें जो है 5 मीनार जो है वो प्रपोज की गई है और ये पहली बार होगा इंडिया में किसी मॉस्क में 5 मीनार। ठीक है ना। ये इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF है, ये ट्रस्ट है जो ओवरसी कर रहा है कंस्ट्रक्शन की इस मॉस्क की। ठीक है ना। तो दो तीन चीजें हैं इसमें, एक तो जो जीरो कार्बन फुटप्रिंट डिजाइन रहने वाला है ये, और क्योंकि इनिशियल जो प्रपोजल था उसमें हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और दो चार चीजें और बोली गई थी और उसका डिजाइन जो एग शेल के जैसा प्रपोज था, लेकिन अभी जो है अब वाले डिजाइन में जो है वो 5 मीनार वाला डिजाइन जो है वो बताया गया है नया डिजाइन। और ये जो डिजाइन बनाया है पुणे बेस्ड के आर्किटेक्ट हैं इमरान शेख जी, उन्होंने बनाया है। और हॉस्पिटल और कम्युनिकेशन जो है उनको, कम्युनिटी किचन को रिटेन किया गया था, और लेकिन उसके साथ साथ कुछ और फीचर्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है ना। जैसे कि दे हैव वाटर प्लेइंग इन सिंक विद अजान प्रेयर्स इनसाइड द मॉस्क, और जायंट फिश एक्वेरियम बनेगा जो कि दुबई से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है ना। और एक ब्रिक जिसपे वर्सेस लिखी होंगी फ्रॉम फ्रॉम द कुरान इंस्क्राइब्ड ओवर इट। इट विल ट्रेवल टू मदीना इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड प्रोमिनेंट दरगाह अक्रॉस इंडिया। तो इस ब्रिक को जो है ट्रेवल कराया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें लगाई जाएगी वो। ठीक है। आगे देखते हैं। लाई विंस ताइवान पोल्स एज वोटर चेयर फॉर डेमोक्रेसी। तो जो ताइवान के प्रेसिडेंट इलेक्ट थे लाई चिंग टे, उन्होंने जो है एक तरह से इलेक्शन जीता है और उन्होंने वो किया है टू डिफेंड द सेल्फ रूल्ड आइलैंड फ्रॉम इंटिमिडेशन फ्रॉम चाइना आफ्टर वोटर्स डिफाइड वार्निंग्स फ्रॉम बीजिंग एंड स्वेप्ट हिम टू इलेक्शन विक्ट्री। तो डिस्पाइट चाइनाज वार्निंग वो जो है ये इलेक्शन जो है वो जीत गए हैं। तो ये यूएस ने ये जरूर बोला है कि डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस। तो उसने ये बोल दिया है कि ताइवान की इंडिपेंडेंस नहीं है जब उनसे रिएक्शन पूछा गया। ठीक है ना। लेकिन यूएस ने ये बोला कि ताइवान मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल बैकर एंड आर्म सप्लायर डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाई विद द आइलैंड। तो ये भी साथ साथ यूएस ने जो है बोला है। ठीक है। आगे देखते हैं। ईडी के अरेस्ट जारी हैं और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट खबर है। हाँ, एक बहुत अच्छी फाइंडिंग हुई है। इंडिया के ओल्डेस्ट लिविंग सिटी जो है वो फाउंड हुई है वादनगर में। ठीक है ना। तो जॉइंट स्टडी की गई थी, 5 प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के हैं उन्होंने ये स्टडी की है और ये फाउंड एविडेंस ऑफ ए कल्चरल कंटिन्यूटी इन वादनगर इन प्रेजेंट डे गुजरात इवन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, दस मेकिंग इट लाइकली दैट द डार्क एज वाज अ मिथ। जो डार्क एज बोली जाती थी कि हड़प्पा के बाद, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद एक डार्क फेज आया था, वो उसको थोड़ा सा एक तरह से उसको मिथ को जो है थोड़ा सा फेल करते हुए जो है ये एविडेंस काम आएंगे। तो ये जो इसमें कई सारे हमने बताया जैसे इंस्टीट्यूशन ने काम किया है तो उनमें ये पाया गया है, दे हैव नाउ फाउंड एविडेंस ऑफ ए ह्यूमन सेटलमेंट दैट इज एज ओल्ड एज 800 BCE कंटेम्परेरी टू द लेट वैदिक प्री बुद्धिस्ट महाजनपद। तो जो पहले ये माना जाता कि लेट वैदिक पीरियड के बाद और बुद्धिस्ट महाजनपद के बीच के पीरियड को जो है डार्क एज माना जाता था। ठीक है ना। अब उसमें ये है, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट जो मिला है ये इसी पीरियड के बीच का मिला है, तो यानी कि उसके बीच में लिंक बैठा रहा है कि वहां पे कोई डार्क एज नहीं रहा है, ऐसा नहीं रहा है कि कोई सेटलमेंट्स ना रहे हों। ठीक है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हो। तो वादनगर जो है एक मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस, जिसमें बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन और इस्लामिक सेटलमेंट जो देखने को मिलते हैं। जो एक्सकेवेशंस हुए हैं वो सेवरल डीप ट्रेंचेज में मिले हैं और उनमें रिवील हुआ है प्रेजेंस ऑफ 7 कल्चरल स्टेजेस, 7 कल्चरल स्टेजेस में मिली हैं, जिसमें मौर्यन है, इंडो ग्रीक्स हैं, इंडो साइथियंस हैं, शक शत्रप्स हैं, सत्रप्स जिनको हम बोलते हैं, डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑफ एंशिएंट आर्किमेनिड एम्पायर्स हैं, हिंदू सोलंकीज हैं, सल्तनत मुगल इस्लामिक हैं, और गायकवाड़ ब्रिटिश कॉलोनी रूल के टाइम के भी जो है इसमें स्टेजेस मिली हुई हैं। ठीक है ना। तो इन 7 स्टेजेस में जो है वो मिली है और वो सिटी जो है अभी भी एंड्योर कर रहा है। ठीक है ना। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो डिस्कवर हुई है एक्सकेवेशंस के दौरान। ठीक है ना। जो पीरियड है वो बिटवीन द कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ आयरन एज एंड सिटीज सच एज
गांधार, कौशल एंड अवंती, इट इज ऑफन डिपिक्टेड एज अ डार्क एज बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ये पीरियड जो है बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डार्क एज जो है बताया जाता है, जब इंडस वैली जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हुआ था और जो आयरन एज जो है वो इमर्ज हुआ था, ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स क्योंकि रेयर हैं, और जो अर्लीस्ट वन थे बीइंग द रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोक एट सुदर्शना लेक, गिरनार हिल और गुजरात। अब से पहले जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड थे वो अर्लीस्ट जो थे वो यही थे, जो एम्परर अशोक के रॉक इंस्क्रिप्शन थे वो जो सुदर्शन लेक के पास के अराउंड है और जो गिरनार हिल गुजरात में लोकेटेड थे, ठीक है ना। तो ये जो एविडेंस नए मिल रहे हैं, इन्होंने वादनगर को जो है ओल्डेस्ट लिविंग सिटी बना दिया है विद इन अ सिंगल फोर्टिफिकेशन अनहर्ड सो फार इन इंडिया। तो किसी भी सिंगल फोर्टिफिकेशन में ये सब चीजें जो मिली हैं, तो उसके आधार पे जो है ओल्डेस्ट लिविंग सिटी जो है वादनगर को एक तरह से बना दिया गया है। तो ये एस्टिमेट लगाया जाए कि ये जो इसमें फाइंडिंग्स हैं या जो सेटलमेंट्स हैं, ये 1400 बीसी के कंटेम्पररी जो हो सकते हैं, मतलब इतने सब पुराने हो सकते हैं, और उससे लेके वेरी लेट फेज ऑफ जो पोस्ट अर्बन हड़प्पन पीरियड था वहां तक के बिलोंग कर सकते हैं। और अगर ये ट्रू है तो ये सजेस्ट करता है जो कल्चरल कंटिन्यूटी थी इंडिया में फॉर द लास्ट 5500 ईयर्स एंड द डार्क एज वाज अ मिथ, कि जो कल्चरल कंटिन्यू वो इंडिया में लगातार है पिछले 5500 सालों से, और जो डार्क एज की बात की जाती है वो जस्ट एक मिथ की तरह है, अगर ये फाइंडिंग्स ट्रू है तो, ठीक है। versatile, legendary classical singer and Padma Vibhushan recipient Prabha Atre ji, who is considered the doyen of Kirana Gharana, she passed away on Saturday in Pune and at the age of 92। तो उनकी जो है डेथ हो गई है। तो काफी वर्सेटाइल सिंगर थी, किराना घराना को ये बिलोंग करती थी और ये क्लासिकल सिंगर थी, ठीक है ना। म्यूजियम फ्रेम्स में आज जो है ये अ, जो असम के ट्राइबल्स हैं, ट्राइब सर्टेन ट्राइब्स हैं, उनको यहाँ पे दिखाएगा और वो ये बताया कि वो अभी भी जो है बार्टर सिस्टम पे रिलाई करते हैं। जो ट्राइबल पीपल हैं वो मोस्टली रिलाई करते हैं बार्टर सिस्टम पे, और मनी एज ए स्टोर एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो उसको यूज नहीं करते हैं। जो प्रॉफिट के सेक के लिए मॉडल है इकोनॉमिक डीलिंग्स का, वो जनरली एब्सेंट है इसमें। और ये आप देख सकते हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक ईयर्स भी जो है यही मॉडल प्रेवलेंट था और इसने काफी हेल्प भी उनकी की थी बार्टर सिस्टम में। जो कोऑपरेटिव और collective endeavor है, it is a strongly developed feature of their economy especially in the post harvest agriculture work। और यहाँ पे म्यूचुअल डिपेंडेंस है हम लोगों के बीच में, जो एक दूसरे को फेलो विलेजर्स को असिस्ट करते हैं प्रिजर्व करने में ग्रेन्स को फॉर द फ्यूचर कंजम्पशन। तो ये सारे फोटोज हैं जो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कैसे वो मिलजुल के जो है सारा काम करते हैं, ठीक है ना। ये भी सब इसी में किस तरीके से वो स्टॉक करते हैं, ठीक है ना, प्रिजर्व करके रखते हैं, ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है। एफएक्यू सेक्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंप्लेंट्स अबाउट डिजी यात्रा। तो ये आपको पता होगा, इशू जो है पिछले हफ्ते में डिस्कस भी किया था कि दिसंबर 2023 में जो एयर ट्रेवल था हॉलिडे सीजन के टाइम पे वो पीक पे था, लेकिन वहीं पे जो पैसेंजर्स थे उन्होंने कंसर्न जताई थी, कंप्लेंट की थी अबाउट द कोर्सिव एंड डिसेप्टिव मैनर इन विच बोथ प्राइवेट स्टाफ एंड द सीआईएस पर्सनल वर एनरोलिंग देम फॉर डिजी यात्रा विदाउट देयर कंसेंट, और बिना उनके परमिशन के जो है उनको इन्फॉर्म किए जो है उनका डिजी यात्रा में रजिस्ट्रेशन या उनका जो है एनरोलमेंट हो रहा था। तो डिजी यात्रा है क्या, सबसे पहले देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डिजी यात्रा इनिशिएटिव जो है इट एम्स टू प्रमोट डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स फॉर पेपरलेस एंड सीमलेस मूवमेंट थ्रू वेरियस चेक पॉइंट्स एट एयरपोर्ट सच एज द एंट्री गेट, सिक्योरिटी चेक एरिया एंड बोर्डिंग गेट। तो ये डिजी यात्रा बेसिकली इनिशिएटिव था जिसका एम जो है इसको सीमलेस बनाने के लिए था। जो एम था इट इज टू इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड अलाउ फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स, allowing airlines to track delayed passengers and enhancing security by ensuring there is no exchange of passage among passengers or wrong boarding। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया गया है जो पर्सनल है उनके द्वारा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा, कि जो एम था वो बेसिकली इंप्रूव करना था कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए और कोई एक्सचेंज ना हो पासेज का अमंग पैसेंजर्स और रॉन्ग बोर्डिंग वगैरह ना हो जाए। इश्यूज क्या थे इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग, तो सबसे पहले तो ये था कि जो गवर्नमेंट है इट मेंटेन्स दैट देयर इज नो सेंट्रल स्टोरेज ऑफ ए पैसेंजर्स डाटा which is encrypted and stored in a secure wallet on his or a mobile device। तो पहला तो एक ये था। साथ ही साथ जो डिजी यात्रा पॉलिसी थी वो स्टेट करती है कि एयरपोर्ट यूजिंग द डिजी यात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम दे विल अडियर टू द डाटा प्रोटेक्शन लॉ एज मेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्योंकि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 तो पास हो गया पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन जो रूल्स हैं वो अभी भी फ्रेम होने। तो दूसरा कंसर्न जो है वो ये है। फिर जो बिल है इट हैज आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर गिविंग द गवर्नमेंट ब्रॉड पावर्स टू एग्जेम्प्ट एनी ऑफ इट्स एजेंसी फ्रॉम इट्स। और तीसरा ये है कंसर्न कि ये जो एक्ट है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट उसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दी हुई है जिसमें वो किसी भी एजेंसी को जो है इनके प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकता है। तो यानी कि कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी जो है या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन या अदर गवर्नमेंट एजेंसी है उसको एक्सेस दी जा सकती है पैसेंजर के डाटा की बेस्ड ऑन देयर करंट एंड एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स प्रिवेंट इन दैट
टाइम। तो ये कंसर्न है, ठीक है ना। और साथ में ये भी है कि इट आल्सो प्रोवाइड दैट द बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम इट विल हैव एन एबिलिटी टू चेंज द डाटा पर सेटिंग्स बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑन अ नीड बेसिस। और नीड बेसिस पे उसको वो शायद चेंज भी कर सकते होंगे एजेंसीज। तो ये भी एक कंसर्न का इशू है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है एविएशन सेफ्टी स्क्रूटनी में जो आई हुई है। तो आपने देखा होगा अभी जापान एयरलाइंस का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद यूएस में जो बोइंग के जो 737 मैक्स के जो इंसिडेंट हुए हैं वो 2-3, उसकी वजह से जो है सिक्योरिटी और जो एविएशन सेक्टर है वो थोड़ा कंसर्न में आ गया है। तो एक्सपर्ट्स ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ए सीरीज ऑफ फैक्टर्स इन एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द पैसेंजर्स लाइक क्रू ट्रेनिंग इन इमरजेंसीज टू द मटेरियल्स इन मॉडर्न एयरक्राफ्ट, इन पे जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो क्योंकि आपको ध्यान हो जो जापान एयरलाइंस के जो एयरबस थी, वो उसका जो इंसिडेंट अभी हुआ था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि सारे के सारे जो पैसेंजर्स और क्रू थे, उनको जो है सेफली बचा लिया गया था। तो उसमें बेसिकली इस चीज़ ने अटेंशन ज़रूर वर्ल्ड की ड्रॉ करी थी, ग्लोबल जो एविएशन सेक्टर है या एविएशन वर्ल्ड है, उसकी जो अटेंशन ज़रूर ली थी। और उसमें हाइलाइट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ क्रू ट्रेनिंग, क्रिटिकल रिस्पॉन्स टाइम ऑफ फायर एंड रेस्क्यू टीम्स एंड द एडवांसेज इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं उसने हाइलाइट कर दिया था। और ये भी देखिए कि उसमें उनके पास एग्जिट्स भी कम थे, उनके पास जो वार्निंग होती है, दी जाती है एयर एविएशन उसमें, वो भी उनके खराब पड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेगाफ़ोन की मदद से उन्होंने जो है उन सबको रेस्क्यू करा पाए, ठीक है ना? तो की सेफ्टी इम्प्रूवमेंट क्या-क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे जो प्रेज़िडेंट है और सीईओ हैं फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन के, उन्होंने बोला है कि जो एफएए है गवर्न इम्प्रूवमेंट्स हैव आल्सो लेड टू द इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड बीइंग पुट इन प्लेस। और इनमें क्या-क्या है? इम्प्रूव्ड फ्लेमेबिलिटी ऑफ सीट कुशन्स adopted by the international aviation community, floor proximity, emergency escape path marking, lavatory smoke detectors, lavatory fire extinguishers, halon fire extinguisher, cargo compartment liners, improved interior materials especially for large surface area panels to ensure reduced heat release, smoke emissions test standards, or use of 16G seats, improved access to type 3 exist, कार्गो कंपार्टमेंट फायर डिटेक्शन और सप्रेशन एज वेल एज न्यू थर्मल अकॉस्टिक इंसुलेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं रिकमेंड की गई हैं। हालांकि उन्होंने भी ये बोला कि 100% तो आप फायर प्रूफ नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये एक सीरीज है ये फैक्टर्स की दैट कुड एड बेटर पैसेंजर सर्वाइवल। तो पैसेंजर सर्वाइवल में बेटर एड कर सकती है ये तो बिल्कुल है कि 100% तो आप फायर प्रूफ नहीं बना सकते, चाहे कितनी कोशिश किसी एयरक्राफ्ट को नहीं बना सकते, लेकिन इन सब मेजर्स के चलते जो है उनको थोड़ी सी सेफ्टी एक तरह से और बढ़ जाएगी। साउथ अफ्रीका ने ड्रैग किया इजराइल को आईसीजे में, ये हमने देखा। तो 2 दिन की प्रोसीडिंग जो है वो चल भी चुकी है आईसीजे के सामने। और जो हैग में साउथ अफ्रीका और इजराइल जो है उन्होंने ग्लोबल अटेंशन वहाँ पे मिली है। तो साउथ अफ्रीका ने जो बेसिकली ये आईसीजे के अगेंस्ट ये मूव जो किया है आईसीजे में, उसने इन्वोक किया है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जिनोसाइड 1948 को अगेंस्ट इजराइल। और उसने एक्यूज किया है इजराइल को कमिटिंग जिनोसाइड ड्यूरिंग इट्स ऑनगोइंग मिलिट्री कैंपेन इन गाजा, ठीक है ना। आईसीजी जुरिडिक्शन जो है वो क्या है? तो आईसीजे जो है वो एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। और ये स्टैट्यूट जो है क्रिएट हुआ था, जिसमें क्लियर कर दिया था दैट ओनली स्टेट्स में बी पार्टीज इन केसेस बिफोर द कोर्ट। केवल जो स्टेट्स पार्टी हैं आईसीजे के वही जो है कोर्ट में आ सकती हैं। और दोनों ही साउथ अफ्रीका और इजराइल जो है सिग्नेटरी हैं जिनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 के, इसलिए जो है ये जो साउथ अफ्रीका है वो वहाँ पे पहुंची है उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो रूलिंग होती है वो प्रोविजनल मेजर्स इशू करने की बात करें, रिक्वेस्ट की गई है। प्रोविजनल मेजर्स इन दिस केस will not involve a determination on whether a genocide has taken place, but it is enough for South Africa to demonstrate an intent to commit genocide। कि जो प्रोविजनल मेजर्स उन्हें कही है कि तुरंत जो है वो होल्ड किया जाए, और ये जो एक्सरसाइज है मतलब, और जो है उन पे एक प्रोसीडिंग्स बाद में। तो यही है कि प्रोसीडिंग्स तो बाद में ये एस्टेब्लिश होगा कि जिनोसाइड हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन प्रोविजनल मेजर से एटलीस्ट ये है कि इंटेंट टू कमिट जिनोसाइड है या नहीं है, ठीक है ना। तो जिनोसाइड कन्वेंशन को देख लेते हैं एक बार। तो जिनोसाइड कन्वेंशन जो 1948 का, इट वाज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी टू बी अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और प्राइमरीली अरोज फ्रॉम ए कमिटमेंट टू नेवर अगेन अलाउ मास किलिंग ऑफ पीपल सच एज होलोकॉस्ट। इस तरह की होलोकॉस्ट जैसी या मास किलिंग जो है लोगों की ना हो, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो है बेसिकली कमिटमेंट ये हुआ था कि ऐसा दोबारा ना हो। तो साउथ अफ्रीका ने अपना आर्गुमेंट क्या किया, इजराइल ने अपना आर्गुमेंट किया, उसको और देख लेते हैं। तो जो लॉयर अपीयर करें साउथ अफ्रीका, उन्होंने बेसिकली जो स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स एट्रीब्यूट किए गए थे इजरायली ऑफिशियल्स और मिलिट्री लीडर्स के द्वारा, उनको एक तरह से अपने उसमें लिया है, अपने
केस को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना, कंटेंट करने के लिए। और उन्होंने साथ-साथ एक्सटेंसिवली कोट किया है फ्रॉम द रिमार्क्स मेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है अमंग अदर्स, जिन्होंने बेसिकली बोला है कि जो सिविलियंस थ्रू आउट द गाजा है उन्होंने किस तरीके से ग्रेव डेंजर फेस किया, हेल्थ केयर सिस्टम जो है कोलैप्स हुआ, हॉस्पिटल्स को बैटल ग्राउंड्स में बदल दिया गया, ये सारी चीजें उन्होंने अपने उसमें ली हैं, ठीक है ना। इज़राइल ने काउंटर क्या किया, आर्गुमेंट्स उसके क्या हैं, तो उसने रिजेक्ट किया है एनी जीनोसाइडल इंटेंट बिहाइंड इट्स ऑनगोइंग कैंपेन और आर्ग्यू किया है कि इट्स रिस्पांस वाज लेजिटिमेट एंड बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसका जो एक तरह से ये जो रिस्पांस था उसको लेजिटिमेट बताया इज़राइल ने और इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म्स के साथ में बताया है। उसने बोला इट एंकर्ड इट्स प्रेजेंटेशन ऑन द राइट टू सेल्फ डिफेंस। राइट टू सेल्फ डिफेंस उसने बताया है कि उसके आधार पे ये अटैक जो किया गया था। और उसने बोला है कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं गाजा में, दे वर नॉट एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग इट्स पीपल बट टू प्रोटेक्ट देम and that it was directed solely against Hamas and its allied group and were aimed at removing Hamas capacity to threaten Israel। जो हमास की कैपेसिटी है इजराइल को थ्रेटन करने, उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली अटैक किया गया है, तो इजराइल ने अपने उसमें दिया है। फिर उस साथ साथ इजराइल ने अक्यूज किया साउथ अफ्रीका ऑफ रिलाइंग ऑन स्ट्रेटेजी प्रोवाइडेड बाय हमास। जो कैजुअलिटीज हुई है उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो हमास ने जो प्रोवाइड किया उस पे बोला है कि साउथ अफ्रीका एक्विजिशन उस पे बेस्ड है। दूसरा, इजराइल आल्सो पुट द ब्लेम ऑन कैजुअलिटीज ऑन हमास, क्लेमिंग दैट इट्स यूज ऑफ सिविलियंस एज ह्यूमन शील्ड्स वाज एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग हार्म टू सिविलियंस। दूसरा, उसने ये भी बोला है इजराइल ने कि जो हमास ने यूज किया था कैजुअलिटी जो हुई है ज्यादा, उसका ब्लेम भी उसने हमास पे दिया है कि वो सिविलियंस का उन्होंने यूज किया एज ए ह्यूमन शील्ड, जिसकी वजह से सिविलियन जो हार्म हुए हैं वो ज्यादा हुए हैं, उनकी कैजुअलिटी ज्यादा बढ़ी है। तो अनइंटेंडेड सिविलियन कैजुअलिटी जो हुई हैं ड्यूरिंग परस्यूट ऑफ लॉफुल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, दे डू नॉट इंडिकेट जीनोसाइडल इंटेंट। ये कह के उसने अपना आर्गुमेंट दिया है कि जो लॉफुल मिलिट्री परस्यूट हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ है, उसको परस्यू करने के लिए जो किया गया है उसमें अनइंटेंडेड जो सिविलियन कैजुअलिटी हुई है वो इंडिकेट नहीं करता कोई भी जीनोसाइडल इंटेंट इजराइल का था। प्रोविजनल जूरी कब एक्सपेक्ट की जा रही है, उससे क्या हो सकता है, तो प्रोविजनल जूरिंग तो ये है कि वो लगभग विद इन वीक जो अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि आईसीजे जो है उसके पास कोई मींस नहीं है कि वो एनफोर्स कर सके अपने ऑर्डर्स को, तो इसलिए इट इज पॉसिबल फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक मेजर। तो यूनाइटेड नेशन यूएनएससी जो है वो मेजर्स ले सकता है, लेकिन वहां पे वो सब्जेक्ट टू वीटो पावर है परमानेंट मेंबर्स की, और इसमें आपको पता है यूएस जो है वो वीटो कर सकता है एनी अटेम्प्ट टू एनफोर्स एनी सच ऑर्डर, क्योंकि वो इजराइल को जो है सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रोफाइल सेक्शन में। सबसे पहले तो आज आईसीजे ही आया है, जस्टिस विदाउट पावर। वही जो बात हमने ऊपर करी थी कि इसके पास ऑर्डर जरूर कर सकता है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई एनफोर्सिंग एजेंसी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, और ऑफन जो उसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो डिफाई कर दिए जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। तो यही यहाँ पे सारा कुछ बताया गया आईसीजे के बारे में, पूरा यहाँ पे डिस्कस किया। तो आईसीजे जो है वो पीस पैलेस इन द हेग में सीट है इसकी, नीदरलैंड्स में, और ये एस्टेब्लिश हुआ था जून 1945 में बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉलोइंग डिकेड्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो कोर्ट है टोटल स्ट्रेंथ 15 जजेज हैं जो अपॉइंट होते हैं 9 ईयर टर्म के लिए थ्रू सेपरेट साइमल्टेनियस इलेक्शंस एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनजीए और यूएनएससी पे जो इलेक्शंस होते हैं और सेपरेट साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद जो है इनका इलेक्शन होता है। जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है वो ऑथराइज करता है यूनाइटेड नेशन एससी टू एनफोर्स द कोर्ट डिसीजंस, लेकिन जो इसकी कंप्लायंस है वो ऑफन it is often relied at the mercy of the power politics of the permanent members of the security council, क्योंकि वीटो पावर होते हुए जो है जो भी परमानेंट मेंबर है वो इसके ऑर्डर को नलीफाई कर देता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे सकता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जो कोर्ट की एडवाइजरी रोल है वो कई बार उसने एनॉर्मस इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन एडवांसिंग पीसफुल सॉल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट एंड सपोर्टिंग डिप्लोमेटिक एफर्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि ऐसा नहीं है बिल्कुल बेकार ही है, कई बार इसका जो एडवाइजरी रोल है उसने भी बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले किया है, ठीक है ना। तो डिस्पाइट सेवरल हिस्टोरिक स्ट्राइड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो आईसीजे का इंपैक्ट है इट इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पॉलिटिकल बाइसेस। लेकिन वही साथ में ये भी है कि काफी हिस्टोरिक स्ट्राइड्स हुए इंटरनेशल लॉ को डेवलप करने में, लेकिन उसके बावजूद जो पॉलिटिकल बाइसनेस के चलते जो है उसका जो आईसीजे का इंपैक्ट है वो कई बार एडवर्सली अफेक्ट होते हुए दिखाई देता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज शेरिंग टॉबगे, जो ये फॉर्मर पीएम थे जो भूटान के, ठीक है ना, वो फिर से एक बार इलेक्टेड होके आए हैं, तो उनका ये सेकंड टर्म रहना है। पहले इनका टर्म था 2013 से 18 में, और यहाँ पे बताया है कि 2015 में जो है वो वाइब्रेंट गुजरात की समिट में गए थे, तब उन्होंने बोला था कि आवर इकोनॉमी इज स्मॉल विद अ जीडीपी ऑफ barely 1.7 बिलियन। आई एम एक्यूटली अवेयर दैट मैनी ऑफ द डेलीगेट्स हियर आर वर्थ मोर इंडिविजुअली। लेकिन उसके बाद और उन्होंने इसको एक कॉमिक वे में बोला कि ही वाज ऑन इकोनॉमिक पिलग्रिमेज टू इंडिया। तो जैसे ही फिर लाफ्टर हुआ इसके बाद, उसके बाद
उन्होंने बेस अपना पंच लाइन मारी कि आवर इकोनॉमी मे बी स्मॉल बट वी हैव यूज्ड आवर रिसोर्सेज वाइजली। बेशक स्मॉल इकोनॉमी है लेकिन रिसोर्सेज वाइजली यूज किए। हेल्थ केयर जो है वो कंप्लीटली फ्री है, एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। आवर इकोनॉमी मे बी स्मॉल बट इट इज ग्रीन एंड सस्टेनेबल। तो ये पंच उन्होंने फिर उसके बाद मारा, ठीक है ना। उन्होंने ये भी बोला कि भूटान जो है ओपन है बिजनेस के लिए बट दैट ओनली फॉर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, इट वुड बी वेलकम। तो ये उनका जो है प्रोफाइल सेक्शन बताया गया है और आने वाले टाइम में देखिए वो कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, तो यही देखने की यहाँ पे बात रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हेयर ऑफ मैक्रोनिज्म। तो यहाँ पे अभी आपको पता है फ्रांस के यंगेस्ट और फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर को जो है गैब्रियल अटल जी को बनाया गया है और इन्होंने एज्यूम किया लीडरशिप ऑफ ए ट्रबल्ड गवर्नमेंट विच इज बिसीज्ड बाय पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो यहाँ पे उन्हीं को बोला कि यंगेस्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे फ्रेंच हिस्ट्री में, 34 ईयर के हैं ये और फर्स्ट ओपनली गे ऑफिशियल भी हैं जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड की है, ठीक है ना। और ज्यादातर इनके जो एटीट्यूड है या इनके जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन उनसे ही मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। ही हैज हेल्ड वर्सेटाइल पोर्टफोलियो, पहले ऐसा नहीं है पहला उनको पोर्टफोलियो मिला है, पहले भी उन्होंने पोर्टफोलियो लिए हैं, जैसे गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन थे, उसके बाद बजट मिनिस्टर भी रहे हैं, वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड यूथ भी रहे हैं और जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंप्लीमेंट किया था मुस्लिम अबाया ड्रेस बैन इन स्कूल्स में, ठीक है ना। तो ये उनके टाइम पे होता है। मिनी मैक्रोन इनको बोला जा रहा है क्योंकि दोनों के ही अगर देखें तो बोथ कैंपेन ने सेंट्रिस्ट मैसेज लोकेटिंग देमसेल्व्स आउटसाइड ऑफ द लेफ्ट राइट बाइनरी बोथ रोज रैपिडली थ्रू द पॉलिटिकल रैंक्स। तो दोनों में ये कॉमन चीजें हैं, इसलिए इनको मिनी मैक्रोन के रूप में देखा जा रहा है और इनको आने वाले टाइम में एज ए सक्सेसर टू मैक्रोन भी बताया जा रहा है। साइंस में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो लार्जेस्ट प्राइमेट था उसका जो डिमाइज हुआ था उसका जो एक कोज माना जा रहा है, फाइंड किया गया है, वो क्लाइमेट चेंजिंग एनवायरनमेंट को जो माना जा रहा है। जो एक्सटिंक्शन हुआ था लार्जेस्ट नॉन प्राइमेट का जायंट एप था चाइना से, वो रिजल्टेड फ्रॉम द स्ट्रगल टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ऐसा जो है माना जा रहा है। इसका नाम आप याद रखें गिरैंटोपिथेकस ब्लैकाई एंड ये एक स्पेसीज थी ग्रेट एप की जो कि चाइना में फाउंड होती थी बिटवीन 2 मिलियन एंड 230,000 ईयर्स अगो। उसके बाद ये जो है एक्सटिंक्ट हो गई थी। एस्टिमेटेड हाइट इसकी 3 मीटर थी, वेट 200 से 300 किलोग्राम था और इट इज थॉट टू बी द लार्जेस्ट प्राइमेट टू एवर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। लार्जेस्ट प्राइमेट जो अब तक एग्जिस्ट हुआ है अर्थ पे उसको ये माना जाता है और इसके एग्जिस्ट इसके इसके जो मतलब एक्सटिंक्शन के लिए जो है क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट ना कर पाना जो है वो माना जा रहा है। पोलर एनालिसिस इंडिकेट करती है उस टाइम की कि जो 2.3 मिलियन ईयर्स अगो जो एनवायरनमेंट था इट वाज कंपोज्ड ऑफ डेंस फॉरेस्ट विद हैवी कवर कंडीशंस टू विच जो जी ब्लैक आई है इट वाज वेल सूटेड। और बिफोर एंड ड्यूरिंग द एक्सटिंक्शन विंडो 295 से 2,15,000 ईयर्स अगो जो मानी जा रही है विंडो इसकी एक्सटेंशन की, उसमें जो चेंज हुए फॉरेस्ट प्लांट कम्युनिटीज में वो एंड इट लेड टू अ ट्रांजिशन द एनवायरनमेंट विद ओपन फॉरेस्ट डोमिनेटिंग द लैंडस्केप। उसकी जो डाइवर्सिटी थी जिस पे वो रिलाई करता था, जो उसकी फूड हैबिट थी वो भी चेंज हुई, डाइट जो है वो भी चेंज हुई, उसकी वजह से वो जो एनवायरमेंटल जो चेंजेस थे उनको ये कोऑपरेट मतलब इनको ये एक तरह से अडेप्ट नहीं कर पाए जिसकी वजह से उसका एक्सटिंक्शन हुआ। सेल्स फ्रॉम फीटस एंड मदर कम्युनिकेट ड्यूरिंग लेबर। तो रिसर्चर्स ने कंस्ट्रक्ट किया है एटलस दैट प्रिसाइजली मैप्स आउट हाउ सेल्स फ्रॉम द फीटस एंड द मदर कम्युनिकेट विद ईच अदर ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान कैसे एक दूसरे से फीटस सेल्स और जो मदर सेल्स हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, उसके लिए एक एटलस जो है तैयार मैप तैयार किया गया है। शार्क फिशिंग मोर्टेलिटी जो है राइज पे देखने को मिली डिस्पाइट रेगुलेटरी चेंजेस। तो वाइड स्प्रेड लेजिस्लेशन और फिशिंग रेगुलेशंस के बावजूद जो कि बेसिकली एम है टू रिड्यूस द वेस्टफुल शार्क फिशिंग प्रैक्टिसेज, ग्लोबल शार्क फिशिंग मोर्टेलिटी जो है वो स्टिल ऑन द राइज देखी जा रही है। एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ फॉर थाउजेंड्स ऑफ अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज। तो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस या ट्री स्पीसीज की कंजर्वेशन स्टेटस अक्रॉस अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज उन्होंने रिवील किया हाई एक्सटिंक्शन रिस्क का और रफली 2/3 ऑफ द 4950 ट्री स्पीसीज जो लिविंग कर रही है इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में दे आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। इसमें 82% जो स्पीसीज है वो एंडेमिक है, जो क्वाइट लिमिटेड उनका ज्योग्राफिक रेंज है। तो ये थोड़ी सी चिंता की विषय है कि ये सारी एंडेमिक स्पीसीज जो है इतनी सारी वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे पहुंची हुई है अटलांटिक फॉरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज मसल एनर्जी डिप्लीशन लिंक्ड टू लॉन्ग कोविड स्टडी। तो स्टडी जो है उसने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज जो मसल्स को हुआ लोगों में विद लॉन्ग कोविड इट इज लाइकली फ्रॉम ए डिरेंज्ड इम्यून रेस्पॉन्स और जो कोज थी टायर्डनेस वो आइडेंटिफाई की गई है एज मसल सेल्स नॉट रिसीविंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, ये कारण जो है पाया गया है। तो फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ब्रेन फॉग जो है दीज आर प्रोमिनेंट सिम्टम्स इन पीपल इन लॉन्ग कोविड। जो लंबे समय तक कोविड से अफेक्ट रहे उनमें ये सिम्टम जो है वो देखे गए थे। कुछ बहुत सारी हाइपोथेसिस जो है वो दी गई, प्रपोज की गई लॉन्ग कोविड को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें हाइपोक्सिया था एक ड्यू टू क्लोट्स ब्लॉकिंग टिनी ब्लड वेसल्स इट वाज प्रीवियसली थॉट एज कॉजिंग लॉन्ग कोविड। इसको माना जा रहा था कि लॉन्ग कोविड
जो है इसकी वजह से हुआ था। जो एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर है उसकी स्टडी ने रिवील किया कि जो लॉन्ग कोविड था इट वाज एसेंशियली एनर्जी अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम विद इन द मसल्स, ये माना गया है। जो कोज है टायर्डनेस की वो आइडेंटिफाई किया गया है जब मसल सेल्स जो है उनको सफिशिएंट एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं मिल रही थी। जो एम्स्टर्डम में स्टडी हुई है उसने ब्लड टेस्ट लिए हैं और मसल बायोप्सीज भी की हैं हेल्दी पीपल्स में, और उनमें जो लॉन्ग कोविड से सफर किए थे बिफोर एंड आफ्टर सब्जेक्टिंग देम टू स्टेशनरी साइक्लिंग एक्सरसाइजेज। तो सिंस द अराइवल ऑफ ओमिक्रॉन एंड इट्स सब लिनिएजेस जो इंसिडेंट्स है लॉन्ग कोविड के उस वो डिक्रीज हुआ। जो मलेशियन स्टडी है उसमें यह दिखाया गया कि 11.2% जो पीपल थे जिनको सिम्प्टोमेटिक ओमिक्रॉन इन्फेक्शन था उनको लॉन्ग कोविड डेवलप हुआ। फिर रिसर्चर्स ने केरल में भी स्टडी में ये दिखाया कि जो लॉन्ग कोविड थे इट में अकर इवन आफ्टर माइल्ड इनिशियल डिजीज एंड डिस्पाइट बीइंग वैक्सीनेटेड, कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी जो है लॉन्ग कोविड के इफेक्ट जो है उसमें रहे हैं। तो ये सारी फाइंडिंग जो है वो पाई गई हैं। आगे देखते हैं। यूक्रेन जो है फ्रांस के लिए प्रायोरिटी रहेगा इस इंटरनेशनल क्राइसिस के बावजूद भी, ऐसा जो है नए फॉरेन मिनिस्टर जो है फ्रांस के उन्होंने जो है बोला है कि मल्टीपल क्राइसिस चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस जो है प्रायोरिटी देगा यूक्रेन को। यूएस की जो एफएए है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन उसने बोला है कि जो एविएशन रेगुलेटर जो एक्सटेंड किया गया है ग्राउंडिंग ऑफ बोइंग 737 मैक्स 9 एयरप्लेन्स की वो इंडेफिनिटली के लिए उसको जो एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर न्यू सेफ्टी चेक्स आफ्टर ए कैबिन प्लानर पैनल ब्रोक ऑफ ए न्यू जेट मिड फ्लाइट। तो ये थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है। वहीं तुर्की ने जो है एयर स्ट्राइक किया है टारगेटिंग कर्दिश मिलिटेंट्स इन इराक एंड सीरिया फॉलोइंग एन अटैक ऑन ए टर्किश मिलिट्री बेस इन इराक व्हिच किल्ड 9 सोल्जर। तो रिटेलिएशन में जो है तुर्की ने जो है एयर स्ट्राइक लॉन्च किया अगेंस्ट कुर्दिश मिलिटेंट्स इन इराक एंड सीरिया। ठीक है। मुइजू जो कि चाइना की विजिट पर थे उन्होंने बोला है वहां से आने के बाद कि मालदीव्स में बी ए स्मॉल आइलैंड नेशन बट दैट डज नॉट अलाउ अदर्स टू बुलाई द कंट्री। और साथ साथ उन्होंने बोला है कि इंडियन ओशन जो है इट डज नॉट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कंट्री एंड दैट द मालदीव्स इज नॉट इन एनीवन्स बैकयार्ड। मालदीव्स किसी के बैकयार्ड में नहीं है, ऐसा उन्होंने एक तरह से स्टेटमेंट दिए। एक तरह से इंडिया को वो दिया है कि इंडिया जो है बोल रहा होगा कि चाइना के ज्यादा क्लोज जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये बोला गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। साउथ इंडिया जो है लीड कर रहा है पेंशन एनरोलमेंट में। तो जो पीएफआरडीए के जो चेयरमैन है दीपक मोहंती जी उन्होंने बताया कि 31% जो प्राइवेट सेक्टर एनरोलमेंट है कंट्री में सो फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर दे वो कहाँ थे वो साउथ इंडिया वाले पार्ट से है। जो लो इंश्योरेंस अवेयरनेस है ये की चैलेंज है एज पेंशन असेट्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया का जो वो केवल 16.5% है कंपेयर टू ओवर 100% यूके यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर आप यूके यूएस और ऑस्ट्रेलिया कंपेयर करें तो वहां पे 100% जो है पेंशन अवेयरनेस पेंशन असेट्स टू जीडीपी रेशियो है जबकि इंडिया का केवल 16.5% है। तो मिसिंग जहाँ पे जो है वो अवेयरनेस है बेसिकली। उन्होंने बोला कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इट विल नॉट कम आउट ऑफ थिन एयर एंड दैट इंडिया हैज टू प्लान इन एडवांस। इंडिया को एडवांस में प्लान करना पड़ेगा। उन्होंने ये बोलेगा अनलाइक इन द वेस्ट द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया हैव नो पेंशन प्लान एज इट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि हमारे यहाँ मैंडेटरी ने तो उनका कोई पेंशन प्लान है ही नहीं। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है, जनरल अवेयरनेस की लैक है अबाउट पेंशन स्कीम्स अमंग पीपल और स्पेशली वुमेन में अगर हम देखें तो फिर उन्होंने ये बोला कि वुमेन को अगर देखें तो केवल 20 to 20% एक्सपोजर है उनको एनपीएस के, और इवन दो दे लिव लॉन्गर देन मेन, जबकि वो मैन से ज्यादा रहते हैं लेकिन तब भी एक्सपोजर जो उनका है वो एनपीएस के रिगार्डिंग न्यू पेंशन स्कीम वो केवल 20 से 21% ही है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी काफी कम है, अवेयरनेस लोगों को कम है, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने ये बात कही है। ठीक है। स्पोर्ट्स में देखते हैं तो इंडिया की जो होप थी ओलंपिक्स में सीट रिजर्व करने के लिए वुमेन्स हॉकी में वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है क्योंकि यूएसए ने जो है इंडिया को अपने जो ओपनिंग उसमें तो है वो हराया है। ठीक है ना। द होम टीम विच सीम्ड अनसेटल्ड थ्रू आउट द गेम फेल्ड टू इम्प्रेस नहीं कर पाई इंडियन टीम कुछ भी। और साथ साथ एक और भी खबर आई है जो हाँ इंडियन मेंस जो टीम थी ऑस्ट्रेलिया के जिसमें एएफसी एशियन फुटबॉल एएफसी एशियन कप 2023 जो कैंपेन चल रहा है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है इंडिया को 2-0 से हरा दिया है। ठीक है ना। तो वहां पे भी इंडिया के लिए बुरा ही दिन रहा कल का। ठीक है। आगे देख लेते हैं आज ये यहाँ पे जो स्पॉटलाइट सेक्शन आता है उसमें जरूर है दो इंपॉर्टेंट। एक तो तमिलनाडु को दिया प्रॉमिस ऑफ होम बिलाइड। तो जो तमिलनाडु ने लॉन्च किया था वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट 3 चेन्नई में 1977 में 1988 में, और जिसमें बेसिकली प्लॉट जो है वो सोल्ड किए गए थे तो टू दोज रिजाइडिंग इन स्लम्स ऑन ए हायर परचेज बेसिस, और जो बेनिफिशियरी थे उनको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी थी 10 इयर्स के लिए और उनको फिर ओनरशिप जो है मिलनी थी। लेकिन रिपोर्ट में ये पाया गया कि 4 डिकेड्स हो चुके हैं लेकिन अभी भी 85,000 फैमिली जो है उनको सेल डीड्स अभी भी नहीं मिली है, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है उसको कंसीडर करना चाहिए फॉर्मिंग अ हाई लेवल कमिटी टू रिजॉल्व दिस इशू इन मिशन मोड, और देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी क्लैरिटी इन प्रोसीजर एंड आउटरीच बाय टीएन यूएचडीबी टू एनेबल मोर पीपल टू अप्लाई फॉर सेल डीड्स। अगर देखेंगे आप तो
प्लॉट जो अलॉट हुए थे चेन्नई में 1,01,149 थे। सेल डीड्स इशू ही केवल 44,000 और जो अभी इशू होनी है वो 57,000 के अराउंड है। अदर टाउन्स में अगर देखें तो 34,135 प्लॉट अलॉट हुए थे, 5,346 केवल सेल डीड इशू हुई, बाकी 28,789 अभी भी वेटिंग है। टोटल अगर देखें तो 1,35,284 जिनमें से केवल 49,443 सेल डीड्स अलॉट हुई और बीबी 85,841 सेल डीड्स जो है वो वेटेड है। केरल न्यूज में रहा है, वाइल्ड वंस आर एट होम हियर। थ्रूशूर जूलॉजिकल पार्क जो है पुथूर में केरल में, इट विल बी इंडियाज फर्स्ट जू डिजाइंड फ्रॉम द ग्राउंड अप बाय अ प्रोफेशनल हु स्पेशलाइजेज इन दिस फील्ड एंड क्लेम्स द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, इसमें बेसिकली एक्सप्लोर करें 350 एकड़ एरिया को और ऑल नेचुरल एनक्लोजर से वहां पे जो ऑफर करेंगे द लीस्ट स्ट्रेस फॉर द एनिमल्स। तो एक इसको जू से थोड़ा अलग बताया जा रहा है क्योंकि इट इज लाइक अ मैनेज्ड वाइल्ड लाइफ सेटिंग एंड इज आल्सो मींट फॉर रिसर्च कंजर्वेशन एंड कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है ना, तो और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे पहले ध्यान देगा इंटीग्रेट करके एनिमल और लोगों को। जो केरल गवर्नमेंट है वो क्लेम करेगी ये इट इज इंडिया फर्स्ट जू टू बी डिजाइन्ड बाय एन एक्सपर्ट हु स्पेशलाइज इन इंटीग्रेटिंग एनिमल्स पीपल एंड प्लांट थ्रू डिजाइन। फिर जो दूसरी बात कही गई है वो कही गई है यहाँ पे, ये देखिए एम्बिशियस मूव बताया जा रहा है इसको क्योंकि इट इजंट जस्ट अनदर जू। इसको आप दूसरे जू की तरह मत देखिए, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप इमर्जन के कॉन्सेप्ट इसको डिजाइन किया गया है। जो एंटायर एरिया वो अपेयर करेगा एक फॉरेस्ट की तरह, एनिमल जो है वो कंफर्टेबल रहेंगे जस्ट एज इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट और विजिटर जो है वो फील करेंगे दे आर वॉचिंग देम इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल ऐसा लगेगा उनको फॉरेस्ट में देख रहे हैं। और थीमेटिक जू रहेगा, वेराइटी ऑफ जोन्स जो है इसमें बनेंगी जो सिमुलेट करेंगी पेरेंट एनवायरनमेंट ऑफ वेरियस क्रिएचर्स को। तो जो जोन की भी बात हमने की है तो आपको बता दें जोनिंग जो है वो हुई है, कान्हा जोन फॉर बिग कैट्स, लेपर्ड टाइगर और एशियाटिक लायन रहेंगे, जुलू लैंड ड्राई हैबिटेट और लार्ज रॉकी टेराइन रिजेंबलिंग जुलू लैंड अफ्रीका, और साइलेंट वैली जोन नीलगिरी लंगूर और लायन टेल्ड मकाक के लिए। तो जू को जो है टोटल 9 जोन्स में जो है वो कंजर्वेशन एरिया के हिसाब से 9 जोन्स और कंजर्वेशन एरिया में डिवाइड किया गया है और ईच जोन जो है वो कैरेक्टराइज होगी एक मिनिएचर वर्जन ऑफ इट्स पेरेंट टेरिटरी के रूप में। तो ये स्पेशल चीज इसमें ये है यहाँ पे। व्यूइंग पॉकेट्स बनाई गई हैं जो विजिटर्स हैं उनके लिए, कैसे होगा तो विजिटर्स जो है वो कर सकते हैं पाथ एंटवाइनिंग हैबिटेट्स और टेक अ ट्रैम राइड, दे कैन ऑब्जर्व द एनिमल्स फ्रॉम स्पेसिफिक व्यूइंग शेल्टर्स एंड पॉकेट्स। कुछ व्यूइंग पॉइंट्स ऐसे डिजाइन किए गए जैसे की होल होते हैं बिटवीन जाइंट बाउल्डर्स, जो नेचुरल रॉक्स हैं जो अवेलेबल थी उस साइट पे उनको रिटेन किया गया और इनकॉर्पोरेट किया जू के डिजाइन में ही। जो स्पेसेज हैं वो इस तरीके से डिजाइन किया गया अकॉर्डिंग टू एनिमल साइंस एंड देयर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, उन चीजों को ध्यान में रख के जो है सारे जू को डिजाइन किया गया है। विजिटिंग या व्यूइंग पॉकेट्स को भी उसी हिसाब से जो है डिजाइन किया गया है। एनिमल्स फील करेंगे कि वो और बर्ड्स जो है वो फील करेंगे वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं। तो ये जो है पुथूर में केरल में जो है ये थ्रूशूर जूलॉजिकल पार्क जो है वो तैयार हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको जानना जरूर था। तो दिस इज टुडे डिस्कशन, होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल कंटेंट भी लगा होगा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी और इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो थैंक यू।